ओके, सो इन द लास्ट सेशन हम लोगों ने लॉज ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग तक देखा था. बेसिकली फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, vibrating length. If tension and mass per unit length, linear density is kept constant, ये पहला law था. Then you have something called as law of tension, where it says fundamental frequency is directly proportional to under root of tension in the string if length and linear density is kept constant. Similarly, fundamental frequency of vibration is inversely proportional to under root of linear density. जिसको हमने law of linear density हुआ था if tension and length of the vibrating string is kept constant. So this was the thing that we studied last time. अगला टॉपिक है आपका सोनोमीटर. बेसिकली सोनोमीटर ये जो डिवाइस है ये यूज करके हम लोग तीनों के तीनों लॉज वेरीफाई कर सकते हैं. वील फर्स्ट सी व्हाट इज सोनोमीटर एंड देन वन बाय वन हम लोग वो जो लॉज है वो वेरीफाई करेंगे. सो let's just see what is sonometer. एक minute. Yeah, so we'll start with sonometer. एक बहुत बेसिक बहुत सिंपल सा इंस्ट्रूमेंट है. पहले मैं समझा देता हूँ कि इंस्ट्रूमेंट है क्या. इट इज एक्चुअली अ बॉक्स. अ बॉक्स, यहाँ पे दो ओपन विंडोज होती है छोटी सर्कुलर फॉर्म में, एंड दिस बॉक्स इज कॉल्ड अ साउंड बॉक्स बेसिकली. Something like this. राइट, तो ये सोनोमीटर बॉक्स या साउंड बॉक्स बोलते हैं इसको. इसके ऊपर अलोंग द विड्थ आपने यू पुट टू ब्रिजेस. यहाँ पे दो ब्रिज होते हैं बेसिकली. पार्डन मी फॉर माई ड्राइंग, क्योंकि 3 डायमेंशनल थिंग्स मैं 2 डायमेंशन पे ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो इट बिकम्स डिफिकल्ट. एनीवेज, तो ऐसे दो ब्रिज होते हैं. एंड इफ आई एम नॉट डूइंग वेल, प्लीज पार्डन मी एज आई एम सेइंग. थोड़ा डिफिकल्ट होता है ये ड्रॉ करना. समझ लेंगे कि ये दो ब्रिज है, तो समझ लेंगे. एनीवेज, राइट, एक को मैं नाम देता हूँ P, एक को मैं नाम देता हूँ Q. So there are two bridge. यहाँ पे on this side basically एक hook type कुछ है यहाँ पे. So there is a hook here. और हुक पे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बेसिकली इस हुक पे वायर को बांध देंगे और वहां से ये वायर पुली के सॉरी ब्रिज के ऊपर से आएगा. तो हमारे पास बेसिकली दो ब्रिज है, एक साउंड बॉक्स है. ब्रिज P एंड Q, P के साइड में एक हुक फिट किया गया है और यहाँ पे एक हमने पुली लगाया है. राइट हियर देयर इज अ पुली अरेंजमेंट है यहाँ पे, समथिंग लाइक दिस. जो हमारा वायर होगा, जो स्ट्रिंग होगा, वो स्ट्रिंग एक साइड पे फिक्स होगा. P और Q ब्रिज के ऊपर से आएगा. एंड आई नीड टू शो दिस little stretched so that there is a tension in the string. और जो फ्री एंड है पुली का, वायर का, वो पुली के ऊपर से आके नीचे यहाँ पे there is अरेंजमेंट ऑफ स्लॉटेड वेट्स. स्लॉटेड वेट्स मतलब यहाँ पे एक ट्रे है, इस ट्रे के ऊपर आप वेट्स लगा सकते हो. राइट, ओके. सो लेट अस जस्ट से व्हाट इज दिस. दिस इज काइंड ऑफ अ पुली. ये तो वायर हमको पता है. उसके बाद ये हैंगर है. देन these are slotted weights here. slotted weights मतलब वेट लगाने के लिए स्लॉट बनाए होते हैं, उसको slotted weights बोलते हैं. slotted weights, right. देन इसके ऊपर हम लोग एक पेपर का छोटा सा टुकड़ा रखते हैं. राइट,
ओके, इसको क्या बोलते हैं, आई टेल यू लेटर, बट देयर इज समथिंग, अ पीस ऑफ, अ वेरी लाइट वेट पीस ऑफ अ पेपर, राइट, इसको मैं आर बोल देता हूँ फॉर एग्जाम्पल। देन हम लोग ट्यूनिंग फोर्क की हेल्प से इस स्ट्रिंग को वाइब्रेट करवाएंगे, तो यहाँ पे एक ट्यूनिंग फोर्क होगा टी, राइट। इस पॉइंट को मैं बोलूंगा यहाँ पे ए, आई जस्ट यूज डिफरेंट कलर सो दैट दिखेगा अच्छे से आपको। सो this point here will be called as A point and this point here will be called as B point, मतलब AB जो है ये vibrating length है, right? Okay, so basically what we are doing here is this, हम लोगों को सोनोमीटर क्या है पहले वो डिफाइन करना, डिस्क्राइब करना पड़ेगा। और सोनोमीटर क्यों यूज करते हैं मैंने बताया, आपने जो लॉज ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग सीखा है अभी अभी मैंने बताया था, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज प्रोपोर्शनल टू 1/L, fundamental frequency is proportional to 1 by root t, and fundamental frequency is proportional to under root of 1 upon under root of m, linear density। तो ये जो लॉज हमने डिफाइन किए थे, इस लॉज, इन लॉज को हम लोगों को वेरीफाई करना है प्रैक्टिकली, एक्सपेरिमेंटली। तो ये जो सोनोमीटर अरेंजमेंट है उस लॉज का एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन होता है, राइट। तो बहुत सिंपल है, इट कंसिस्ट ऑफ a sound box, first of all a hollow rectangular wooden box called as sound box। साउंड बॉक्स का काम क्या है, साउंड बॉक्स के अंदर एयर होगा, लार्ज मास ऑफ एयर। तो जब ये ऊपर जो वायर दिखाया हमने, स्ट्रिंग दिखाया है, जब ये वाइब्रेट होगा तो ये साउंड जनरेट करेगा, तो इस साउंड को एम्पलीफाई करने का काम करता है साउंड बॉक्स, राइट। फिर दो ब्रिज है हमारे पास पी क्यू अलॉन्ग द विड्थ, ओके, राइट, सच दैट हम लोग उस ये ब्रिज को मूव कर सकते हैं अलॉन्ग द लेंथ। देखो ब्रिज हमने रखा है अलॉन्ग द विड्थ, यू नो दिस इज विड्थ ऑफ द बॉक्स, ये विड्थ है बेसिकली, this is width of the box। Bridges are arranged along the width of the box, but they can move parallel to the length of the box, right। फिर एक मेटल वायर था जिसका एक एंड हमने फिक्स कर दिया हुक पे, और दूसरा जो फ्री एंड है वो हम ब्रिज पी क्यू के ऊपर से लेके गए, फिर उसको पुली के ऊपर से लेके गए, और जो सेकंड एंड फ्री एंड था स्ट्रिंग का, वायर का, वहां पे हमने हैंगर के थ्रू सॉकेट वेट से उसको अटैच कर दिया। तो मैं इसमें वेट चेंज कर सकता हूँ और मैं टेंशन चेंज कर सकता हूँ इन द स्ट्रिंग, क्योंकि अगर आपको याद होगा कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के फॉर्मूला में टेंशन भी आता है, तो टेंशन भी चेंज करना पड़ सकता है हम लोगों को, तो टेंशन वेरी करना है, तो दैट्स व्हाई यू हैव दिस स्लॉटेड वायर, स्लॉटेड वेट्स अरेंजमेंट हियर। देन अगर हमको इस वायर को वाइब्रेट करवाना है तो हम लोग ट्यूनिंग फोर्क का हेल्प ले सकते हैं, हम लोग ट्यूनिंग फोर्क से इसको वाइब्रेट करवा सकते हैं। उसके बाद इस वायर के ऊपर एक आर जो बोला है मैंने, दैट इज राइडर, दैट इज पेपर राइडर, उसका यूज क्या है हम लोग देखेंगे, राइट। सबसे पहले सिर्फ अरेंजमेंट समझना है, और ये जो सोनोमीटर डिवाइस है इसका डिटेल्स हमको हमको डिस्क्राइब करना पड़ेगा, राइट। तो डिस्क्राइब कैसे करेंगे, बहुत इजी है, व्हाट वी हैव अंडरस्टूड जस्ट वही लिखना है। तो जस्ट सी व्हाट इज दिस सोनोमीटर, ओके। सो सोनोमीटर कंसिस्ट ऑफ, sonometer consists of a hollow rectangular wooden box called the sound box, okay। अब इस साउंड बॉक्स का यूज क्या है, इट इज यूज टू मेक लार्ज मास ऑफ एयर वाइब्रेट so that the sound produced by the wire or the vibrating string gets amplified, okay। So the sound box is used to make a large mass of air vibrate so that the sound produced
by the vibrating string, by the vibrating string. इस केस में मेटल वायर है, metal wire gets amplified. Right. Okay. Then मैंने बताया था यहाँ पे दो ब्रिज है. So there are two bridges P and Q along the width. There are two bridges P and Q along the width of the box. Along the width of the box. और ये जो ब्रिज है, they can be moved parallel along the length of the box, which can be moved parallel to the length of the box. Right, along the length. So bridge can be moved. P और Q का distance कम ज़्यादा कर सकते हैं. This is what I am trying to say here. Okay, all right. Then ये जो एक metal wire है, हमने एक end इसका fix रखा है और दूसरा end जो है वो हमने free end पे hanger लगाया है, where you can put slotted weights. और ये जो metal wire है ये uniform cross section का है. A metal wire of uniform cross section runs along the length of what? Length of the box, basically, of the box over the bridges. क्योंकि आपको अगर याद होगा, हमने ये जो वायर है ये ब्रिज के ऊपर से पास की हुई है, over the bridges. Okay. Then, as I told you, this wire is fixed at one end. It is fixed at one end. And its other end passes over a pulley. ये सब diagram already बताया है मैंने, right? Then there is a hanger. Just a minute, I need to pause it. Okay, so as I was telling you, one end of the pulley, one of the wire is fixed to the hook, and other end passes over a pulley, right? और जो free end है उसको एक hanger लगाया है, so a hanger with suitable slotted weights. मैंने ऑलरेडी बताया slotted weight मतलब क्या. बेसिकली क्या होता है, there is kind of a structure जिसमें आप ऐसा 500 ग्राम 500 ग्राम के एक्स्ट्रा वेट्स ऐड कर सकते हो. तो काइंड ऑफ यू कैन से कि बीच में एक एक्सिस होता है, नीचे एक डिस्क होता है, उसके ऊपर आप फिक्स करते जाते हो वेट्स को. So that is called a slotted weight arrangement. Can be attached to the free end of wire, right? And as I told you, ये slotted weights का काम क्या? The more weight you put, the more tension is produced in the string. So by changing the weights, you can just change the tension in the string.
The tension in the string can be changed. Tension in the string wire in this case can be varied by changing the weight, by changing the weights. Okay, right. एंड देखो बेसिकली क्या करना है हमको, हम लोगों को लॉज ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग वेरीफाई करना है। उसमें तीन चीज थी, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी वाज प्रोपोर्शनल टू व्हाट, प्रोपोर्शनल टू लेंथ। तो लेंथ चेंज करना पड़ेगा, तो लेंथ भी चेंज कर सकते हैं, तो वो लिखना बाकी रह गया। टेंशन चेंज कर सकते हैं, राइट। सो द मूवेबल ब्रिज है पी एंड क्यू। द मूवेबल ब्रिजेस allow us to change the vibrating length, AB. If you remember, हमने वो जो पॉइंट्स मार्क किए थे, the vibrating length AB of the wire, P और Q जहाँ पे था वहीं पे A और B पॉइंट्स हम लोगों ने मार्क कर दिए थे, मतलब वो वाइब्रेटिंग लेंथ है। मैंने उसको कम किया तो वाइब्रेटिंग लेंथ ऑफ द वायर कम हो गया, ज़्यादा किया तो ज़्यादा हो गया, मतलब द वायर इज वाइब्रेटिंग बिटवीन दीज टू पॉइंट्स A एंड B। बहुत सिंपल है, राइट। अगर आपको वायर को प्लग करना, वायर को वाइब्रेट करवाना है तो क्या करोगे? फॉर एग्जाम्पल, लेट मी गो बैक टू दिस डायग्राम। इफ यू वांट टू मेक दिस वायर वाइब्रेट, यू कैन डू इट इन टू डिफरेंट वेज। एक तो प्लग कर दो, जैसे मैंने ऑलरेडी बताया आपको, प्लग इट एंड देन द वायर स्टार्ट वाइब्रेटिंग। और ये जो ट्यूनिंग फोर्क है, एक रबर पैड आता है, उस पर ट्यूनिंग फोर्क को हम लोग लाइक वी बैंग इट देयर, और फिर वो ट्यूनिंग फोर्क जो है हम लोग वो वायर के पास में या फिर वो जो साउंड बॉक्स है उसको कांटेक्ट में लाते हैं, एंड द स्ट्रिंग स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग, द वायर स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग। तो there are two ways in which you can make this string vibrate, दो तरीके हैं। and then what happens is, देखो किसी भी एक ऑब्जेक्ट का, किसी भी एक मटेरियल का एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी होता है वाइब्रेशन का। अगर आपको पता होगा ब्रिज पे, ये ब्रिज नहीं, वो जो रिवर के ऊपर ब्रिज बनाते हैं, उसके ऊपर कभी भी सोल्जर्स को मार्च करने का मना होता है। यू नो व्हाट इज मार्चिंग, यू नो परेड देखा होगा आपने, लेफ्ट राइट, सो दे बैंग देयर लेग्स। तो ब्रिज पे वो मना होता है, क्यों? क्योंकि वो जिस फ्रीक्वेंसी से मार्च कर रहे हैं, वो फ्रीक्वेंसी अगर ब्रिज के नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच हो गया, देन द ब्रिज स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग विद मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, और वो ब्रिज कोलैप्स हो जाता है, हो सकता है, हुआ है। तो ऐसा हुआ है ऑलरेडी। तो द आइडिया इज कि जब सोर्स जो होता है हमारा, जिससे हम लोग वाइब्रेशन करवा रहे हैं, वो सोर्स, और जैसे यहाँ पे वायर है, वायर का नेचुरल फ्रीक्वेंसी अगर मैच हो गया, सो एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी इफ मैचेस विद नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी, यहाँ पे वाइब्रेटिंग बॉडी वायर है, देन द बॉडी स्टार्ट्स, द वायर विल स्टार्ट वाइब्रेटिंग विद मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। इसको बोलते हैं रेजोनेंस। सिंपल लैंग्वेज, व्हेन एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी मतलब यहाँ पे ट्यूनिंग फोर्क, if that frequency which we are giving with the help of tuning fork matches with the natural frequency of vibration of the wire, then the wire will start vibrating with maximum amplitude। और इस पे जो रबर नहीं सॉरी, जो पेपर राइडर रखा है आर, उसको राइडर बोलते हैं, that will fall down। तो फॉल डाउन हुआ मतलब वी नो कि यहाँ पे अब स्टेशनरी वेव प्रोड्यूस हुआ, क्योंकि ये राइडर इट इज सपोज टू बी एट द एंटी नोड्स। एंटी नोड मतलब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट के पॉइंट, राइट। So that is very, like this concept is extremely beautiful, because we are just using external frequency and trying to match that external frequency with the natural frequency of the wire. Okay, right. So right, so let us put all this things that we have learned just now. So as I was telling you, if the wire is plugged, transverse waves will be produced, and one wave will be produced, it will go get reflected back, and then there will be stationary wave। मैं डायग्राम से बता देता हूँ आपको।
what happens when you plug this wire, इस बार प्लग करोगे तो एक ट्रांसवर्स वेव बनेगा, वो ट्रांसवर्स वेव रिफ्लेक्ट होके आएगा, तो स्टेशनरी वेव का फॉर्मेशन होगा, ऐसा हमने ऑलरेडी देखा है, राइट। आई एम नॉट शोइंग हियर इन दिस डायग्राम, जस्ट टू टेल यू कि स्टेशनरी वेव बनता है यहाँ पे, ठीक है। सो इफ the wire is plugged at a point midway between the bridges, transverse wave are produced in the wire. Stationary waves will be produced because of the reflection, as I told you. Stationary waves are produced between these 2 points, between two bridges, between the two bridges. Due to reflection, basically, due to reflection of the transverse wave, due to reflection of the transverse wave, right, good. अभी जो पोर्शन है between P and Q, मतलब between A and B, as I was showing you in the diagram, ये जो पोर्शन है इसको बोल, this is the vibrating length of the wire, okay. So I will just make it short. AB is the vibrating length, is the vibrating length, right. बहुत easy है, मैंने आपको जैसे बताया, wire can also be made to vibrate with the help of tuning fork. Wire can also be made to vibrate with the help of tuning fork. right, इसमें क्या करते हैं हम लोग, इसमें बेसिकली जैसे मैंने आपको बताया कि वी जस्ट हैव अ रबर पैड, उस पे आप ट्यूनिंग फोर्क को बैंड करोगे और जाके वायर के पास में रख दोगे, या तो सोनोमीटर बॉक्स जो साउंड बॉक्स जो है उसको कॉन्टैक्ट में लाओगे ट्यूनिंग फोर्क। एनीवे दैट इज नॉट रियली इम्पोर्टेंट, मैं इसे मेंशन नहीं करूंगा। इम्पोर्टेंट ये है कि अगर इस ट्यूनिंग फोर्क का फ्रिक्वेंसी वायर के नेचुरल फ्रिक्वेंसी के साथ मैच हो गया, राइट, तो स्टैंडिंग वेव मतलब स्टेशनरी वेव बनेगा। सो इफ दिस फ्रीक्वेंसी happens to be one of the natural frequencies, happens to be one of the natural frequencies of the wire, standing waves or stationary waves are formed. Stationary waves are formed, and the wire vibrates with maximum frequency, with maximum amplitude, sorry, with maximum amplitude, right. This is sufficient description. बाकी रेजोनेंस पे क्या होता है, इसको बोलते हैं रेजोनेंस. So this phenomenon is called as resonance. Is called as resonance. और रेजोनेंस पे क्या होता है, जो राइडर रखा था हमने पेपर,
पेपर का छोटा सा पीस रखा था इसको राइडर को था, इट विल जस्ट फ्लाई ऑफ, राइट, गिर जाएगा वो बेसिकली. ओके, सो एट a resonance, a small piece of paper, इसको राइडर बोलते हैं हम लोग, राइडर flies off if it was placed on the wire, right. ओके, तो सोनोमीटर यूज करके हम लोग ये जो 3 लॉस थे हम लोग उसको वेरीफाई कर सकते हैं. सो सोनोमीटर कैन बी यूज्ड to verify laws of vibrating string. Sonometer can be used to verify laws of vibrating string. Let's start with verifying first. Verification of first law of vibrating string. Verification of first law of vibrating string. If you remember, first law मतलब law of length था. अगर आपको याद होगा, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन मैं लिख देता हूँ यहाँ पे. फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन का फॉर्मूला क्या था? 1/2L अंडर रूट ऑफ T by M. देन हमने बोला था इफ टेंशन in the string is kept constant and if linear density is also constant, then the fundamental frequency is proportional to 1/length, right? तो हमको वही करना है यहाँ पे. What we will do is हम लोग see what is mass per unit length. Mass per unit length, अगर हमारे पास एक वायर है जिसका टोटल मास 20 किलोग्राम है, उसका लेंथ 10 है, तो पर मीटर में कितना मास? 2 किलोग्राम. तो टोटल मास अपॉन टोटल लेंथ इज मास पर यूनिट लेंथ. तो हम लोग टोटल लेंथ और टोटल मास मेजर करके स्मॉल m मेजर कर सकते हैं, राइट. और वो फिक्स ही होगा किसी भी एक वायर के लिए, राइट. देन टेंशन को भी फिक्स करना है. तो वो जो स्लॉटेड वेट था, हैंगर पे स्लॉटेड वेट लगा हुआ था, वहां पे हम कुछ फिक्स अमाउंट ऑफ वेट डाल देंगे, मतलब टेंशन को हम लोग कांस्टेंट कर देंगे, फिर चेंज नहीं करेंगे. अब क्या करेंगे? अब हम लोग अलग अलग ट्यूनिंग फोर्क यूज करेंगे. पहले ट्यूनिंग फोर्क का फ्रीक्वेंसी होगा N1, करेक्ट, राइट. देन ये जो ब्रिज थे हमारे पास डायग्राम में, दिस ब्रिजेस, तो हमने पहले एक ट्यूनिंग फोर्क ले लिया जिसका फ्रीक्वेंसी है N1. हम इस ब्रिज का लेंथ वेरी कर रहे हैं. कब तक वेरी कर रहे हैं? जब तक ये जो राइडर है ये गिर नहीं जाता. राइडर गिरने का मतलब क्या? कि वहां पे फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फोर्क और नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द वायर ये मैच हो गया, मतलब रेजोनेंस हो गया, मतलब स्टेशनरी वेव बन गया, स्टैंडिंग वेव बन गया, करेक्ट. अब हम लोग ट्यूनिंग फोर्क चेंज कर लेंगे, फिर ले लेंगे N2, फिर वापस से ये जो लेंथ है चेंज करेंगे. कब तक? जब तक ये राइडर जो है वो गिर नहीं जाता. हमको जो लेंथ मिलेगा उसको बोलेंगे L2. पहले केस में फ्रीक्वेंसी था N1, लेंथ था L1, N2, L2. फिर तीसरा ट्यूनिंग फोर्क लेंगे जिसका फ्रीक्वेंसी होगा N3. फिर सिमिलरली वापस से लेंथ चेंज करेंगे जब तक वो राइडर जो है, पेपर राइडर गिर नहीं जाता, मतलब रेजोनेंस प्रोड्यूस नहीं होता, L3, राइट, करेक्ट. तो ऐसा करते जाएंगे एंड वी विल नोटिस वन थिंग, ये N1 L1 का प्रोडक्ट इक्वल टू N2 L2 आ रहा है, इक्वल टू N3 L3 आ रहा है, इक्वल टू N4 L4 आ रहा है. मतलब प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड लेंथ इट इज कमिंग आउट टू बी कांस्टेंट. मतलब
natural frequency is proportional to 1 upon length. So this is how you can prove, right? तो बहुत easy setup है, बहुत easy experiment है and बहुत easy ideas है, right? तो जो कुछ मैंने बताया आपको, अब हमको ये लिखना है in proper English. देखो, द थिंग इज एग्जाम में हम लोग लिख नहीं पाते, ये रीजन है क्योंकि वी गो फॉर रेक्टिफिकेशन. जो टेक्स्ट बुक में लिखा है एज इट इज उतारना है. क्यों उतारना है हमको एज इट इज, राइट? तो हम लोगों को सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना है, जरूरी है, एंड देन वी कैन पुट इट इन आवर ओन वर्ड्स. ओके, राइट? तो अब वट एवर आई हैव टोल्ड यू, जस्ट लेट्स गो ऑन राइटिंग डाउन, राइट? सो हमको पता है कि जो स्मॉल m है वो कांस्टेंट होना चाहिए. सो mass per unit length m, mass per unit length मतलब unit density small m can be determined by measuring total mass m and length of the string and length L of the string, right? उसके बाद हमने क्या किया था, as I told you, the wire of the sonometer is stretched by keeping some suitable weight. Okay, a suitable tension capital T is applied to the wire, by placing slotted weights on the wire, on the wire in the sense on the hanger, basically जो वायर का फ्री एंड था, on the hanger. Okay, then as I told you, फिर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पहले तो एक ट्यूनिंग फोर्क ले लेंगे, राइट? उसका फ्रीक्वेंसी n1 होगा, उसके हेल्प से वायर को वाइब्रेट करवाएंगे, राइट? और देन हम लोग ये जो लेंथ है ये चेंज करते रहेंगे. लेंथ कब तक चेंज करोगे, जब तक राइडर गिर नहीं जाता, राइट? ओके, देन a tuning fork of frequency n1 is used to vibrate the string or the wire, and the length of the wire is so adjusted such that the rider falls off, right? Which means there is resonance and formation of stationary waves. Right? Okay. So in this way, you will be using tuning forks of different frequency, and corresponding vibrating lengths will be noted, L1, L2, L3, and so on, keeping tension constant, right? So similarly, a set of
tuning forks having different frequencies, N1, N2, N3 are used, and corresponding vibrating lengths and corresponding vibrating lengths are noted. L1, L2, L3 and so on are noted. Right. It is seen that N1 into L1 equal to N2 L2 L2 equal to N3 into L3 is, and so on. Basically that is a constant. मतलब in short N into L is a constant, right? मतलब in short N is 1 proportional to 1 by L if P and small m are constants. हमने ऑलरेडी कांस्टेंट लिखा, कांस्टेंट कर दिया था, एक बार हमने स्लॉटेड वेट डाल दिया, टेंशन को कांस्टेंट कर दिया. वी आर नॉट चेंजिंग टेंशन और मास per unit length later on. Okay, good. Then सेकेंड लॉ भी हम वेरीफाई कर सकते हैं. सिमिलरली verification of second law of vibrating string. ये भी इजी है, सिर्फ आपको सेकेंड लॉ याद होना चाहिए. एंड इफ यू रिमेंबर सेकेंड लॉ, अगर लेंथ और मास पर यूनिट लेंथ मतलब m और l ये कांस्टेंट रखा हमने, तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन वाज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ t. करेक्ट, राइट. मतलब इसमें मुझे इन शॉर्ट, अगर आपको याद होगा, n इज प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ t, ये प्रूव करना अगर है तो मुझे फ्रीक्वेंसी चेंज करना पड़ेगा, मुझे टेंशन भी चेंज करना पड़ेगा, राइट. तो सब कुछ तो बेसिकली इक्वेशन में ही होता है. तो फ्रॉम हियर आई कैन सी कि अगर मुझे ये प्रूव करना है तो मुझे टेंशन और मुझे जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होगा वो वेरी करना पड़ेगा. फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कैसे वेरी कर सकते हैं, नहीं कर सकते ना, तो इसलिए ट्यूनिंग फोर्क चेंज कर रहे हैं ना हम लोग फिर, राइट. So it is very simple. The vibrating length L is kept fixed in this case. The vibrating length L of a given wire and of course of mass per unit length, mass per unit length, right. So the vibrating length L of a given wire of mass per unit length small m is kept constant. So it is kept fixed basically, right? Okay, because we want to verify second law, that's why, simple. Now we will go on changing tension, और tension कैसे change करते हैं आपको पता है. You will just keep on adding more weight in the hanger. वो hanger में हम लोग weight बढ़ाते जाएंगे तो tension भी change होता जाएगा, right? So by changing the tension, the same length is made to vibrate in unison. Unison का मतलब होता है resonance basically, in unison with different tuning forks, of various frequencies
of various frequencies. So if these tensions are T1, T2, T3 and so on, and corresponding frequencies are N1, N2, N3, if tensions T1, T2, T3 correspond to frequencies N1, N2, N3 and so on, etc., etc. We will observe that N1 upon under root of T1 is equal to N2 upon under root of T2 is equal to N3 upon under root of T3 equal to constant, right? Good. जिसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है, or you can say that N by root T is a constant. So this is how we verify second law of vibrating string, right? Of course, if other two parameters मतलब M and L are constants, ये तो हमने पहले ही मान लिया था, right? Good. Then last जो बचा अब हमारा, that is verification of third law. Okay, what I will do is verification of third law I will take in the next session and I will revise हमने जो आज किया है, whatever we have learned so far. आज का सेशन बहुत सिंपल सेशन था क्योंकि इसमें हम लोगों ने सिर्फ जो लास्ट टाइम लॉज ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग लिया था उसको हम लोग एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड एज सोनोमीटर. सोनोमीटर बहुत सिंपल सा इंस्ट्रूमेंट है, एक बॉक्स है जिसमें दो होल्स है, होल्स होने चाहिए, नहीं तो एयर अंदर जाएगा नहीं, देयर विल बी नो एयर कॉलम, राइट? अगर बॉक्स कंप्लीटली पैक कर दिया तो देयर विल बी नो एयर कॉलम. तो सोनोमीटर में एक साउंड बॉक्स होता है, दो ब्रिज होती है, ओके? ये ब्रिज का लेंथ चेंज हो सकता है, एक वायर है, एक हुक है, हुक से वायर निकाला, ब्रिज पी से के ऊपर से पास किया, ब्रिज क्यू से पास किया, फिर पुली से पास किया, नीचे एक हैंगर लगा दिया, हैंगर पे सॉकेट वेट का अरेंजमेंट है, राइट? और इस वायर के ऊपर आप लोग एक पेपर का राइडर रखते हो, उसको आर बोला है हमने. इस स्ट्रिंग को वाइब्रेट करने के लिए हम दो तरीके यूज कर सकते हैं, एक तो वायर को प्लग कर सकते हैं, लेकिन प्लग करना मतलब हम फ्रिक्वेंसी कंट्रोल नहीं होता है हमसे. वी वांट टू सेट दिस स्ट्रिंग इनटू वाइब्रेशन ऑफ अ पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी, तो इसलिए हम लोग ट्यूनिंग फोर्क लेते हैं. ट्यूनिंग फोर्क अलग अलग फ्रिक्वेंसीज के ट्यूनिंग फोर्क अवेलेबल होते हैं, उसको रबर पैड पे बैंग करते हैं और इस स्ट्रिंग के पास में या तो सोनोमीटर बॉक्स के साथ टच करके रख देते हैं सो दैट द वायर स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग, राइट? ओके, ये पी और क्यू जो है ये फ्लेक्सिबल है, मूवेबल है, मतलब नॉट फ्लेक्सिबल बट मूवेबल, यू कैन मूव एंड यू कैन चेंज द वाइब्रेटिंग लेंथ. वाइब्रेटिंग लेंथ चेंज क्यों करना है हम लोगों ने? क्योंकि हमने पढ़ा है वाइब्रेटिंग लॉज ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग में कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी लेंथ पे भी डिपेंड करता है, तो हमको चेंज करना पड़ेगा. तो यहाँ पे तो वही सब एक्सप्लेन किया है हमने. तो पहला जो लॉ वेरीफाई करना है उसमें हम लोग कर क्या रहे हैं, उसमें हम लोग टेंशन और एम कांस्टेंट रख रहे हैं, ओके? एक ट्यूनिंग फोर्क लिया, फ्रीक्वेंसी M1 का, उसके हेल्प से हमने स्ट्रिंग को वाइब्रेट करवा दिया. हमने लेंथ ऐसा एडजस्ट किया है कि वो राइडर नीचे गिर जाएगा, मतलब स्टेशनरी वेव फॉर्मेशन हो गया वहाँ पे जब भी वो पेपर राइडर नीचे गिर गया तो. देन हम लोगों ने दूसरा ट्यूनिंग फोर्क लिया विद सम फ्रीक्वेंसी N2, फिर वापस से लेंथ को एडजस्ट किया और राइडर वापस से गिरना चाहिए, तो करस्पॉन्डिंग लेंथ L2. तो हमने ये ऑब्जर्व किया कि N1 L1 इक्वल टू N2 L2 इक्वल टू N3 L3 ये कॉन्स्टेंट्स आ रहे हैं. तो NL इज अ कांस्टेंट, मतलब N इज प्रोपोर्शनल टू 1 by L, खत्म. फर्स्ट लॉ वेरीफाइड. सिमिलरली सेकंड लॉ मतलब N इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ T, ऐसा प्रूव करना है तो L और M कांस्टेंट रखना पड़ेगा. तो हमने इस केस में M मतलब मास पर यूनिट लेंथ कांस्टेंट रखा और वाइब्रेटिंग लेंथ भी फिक्स किया. इस केस में हम लोग ऐसा P और Q ब्रिज को मूव नहीं कर रहे हैं हम लोग, बेसिकली वी आर नॉट मूविंग दिस ब्रिजेस.
So vibrating length is fixed, mass pulling length is fixed. So what we are doing is वो जो हैंगर था जिसमें स्लॉटेड वेट का अरेंजमेंट था, वहाँ पे आप वेट डालते जाओगे, मतलब टेंशन चेंज करते जाओगे और अलग अलग ट्यूनिंग फोर्स की फ्रिक्वेंसीज के लिए आप स्टेशनरी वेव फॉर्मेशन करोगे, राइडर गिरेगा, मतलब रेजोनेंस आ गया। अलग अलग ट्यूनिंग फोर्स की फ्रिक्वेंसी और अलग अलग टेंशन, दो चीज थी यहाँ पे। तो यू विल ऑब्जर्व दैट n1 अपॉन रूट ऑफ t1 इक्वल टू n2 अपॉन रूट ऑफ t2 इक्वल टू n3 अपॉन रूट ऑफ t3 इज अ कांस्टेंट, मतलब n by root t is a constant, so n is proportional to under root of t. This is second law verified. बस एक last law बाकी है that we will do in the next session, and then we'll move towards air columns, क्योंकि यहाँ पे क्या है, हम सिर्फ स्ट्रिंग को वाइब्रेट कर रहे हैं, मतलब काइंड ऑफ अ गिटार। गिटार देखा होगा ना आपने, वायलिन गिटार, तो वहाँ पे ये फिजिक्स अप्लाई होता है। बट इफ समवन वांट्स टू प्ले फ्लूट, फ्लूट में एयर कॉलम होता है, एंड वी यूज दैट एयर कॉलम टू basically generate this kind of sounds. Okay, right.